Hello everyone. So today we are going to discuss the most important things which happened in the past week. So भाई बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आपको ये स्क्रीन पर एक आईडी कार्ड दिखाई दे रहा होगा, दिस आईडी कार्ड इज अंडर द स्कीम ऑफ वन नेशन एंड वन स्टूडेंट आईडी। अब इसका पूरा का पूरा एम क्या होता है और इसको क्यों लॉन्च किया जा रहा है, हम इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। तो भाई लोग फिलहाल हमारे जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है धर्मेंद्र प्रधान जी, ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान, अगर आप यूनियन मिनिस्टर साथ साथ में न्यूज़ के पढ़ते जाते हैं तो आपको अलग से पूरा का पूरा लिस्ट बैठ के रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन जो हो गए, उन्होंने यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस इनॉग्रेट की थी जिसमें उन्होंने इसके बारे में बात की थी। अब इस कॉन्फ्रेंस का नाम है कॉन्फ्रेंस ऑन अपार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि ये अपार क्या होता है। अपार इज नथिंग बट अ नेम फॉर दिस आईडी कार्ड विच इज ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। अब ये चीज़ करेगी क्या? सबसे पहले तो ये चीज़ क्या कल से ही लॉन्च हो रही है, नेक्स्ट मंथ से या इस साल भी लॉन्च हो रही है? नहीं, गवर्नमेंट का पूरा एम है कि इसको लॉन्च करने के बाद 2026 और 27 तक, जो एकेडमिक ईयर 26-27 है, तब तक 100% इंटीग्रेशन, क्या 100% इंटीग्रेशन ऑफ दिस स्कीम लेकर आए। मतलब पूरे के पूरे भारत में विदाउट एनी एक्सेप्शन या एक्सक्लूजन ये स्कीम हर एक बच्चे पर लागू होनी चाहिए बाय दिस ईयर 2026-27। अब इस स्कीम के अंदर या आईडी कार्ड के अंदर होता क्या है, हर एक बच्चे को रिगार्डलेस वो किसी भी स्कूल में है, किसी भी बोर्ड में है, किसी भी टाइप के डिफरेंट जो भी स्कूल्स होते हैं, कहीं भी किसी भी एज में है, उन सबको एक कॉमन आईडी कार्ड इशू किया जाएगा, ठीक है, बचपन से ही। और इस आईडी कार्ड के अंदर सारे के सारे जो उनके एकेडमिक अकम्पलिशमेंट्स हैं, मान लीजिए आप बहुत ही अच्छा स्कोर लेकर आए, आपने कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, वहाँ आप जीते हैं, मान लीजिए आपने ओलंपियाड्स में पार्टिसिपेट किया, वहाँ आप जीते हैं, ये सारे आपके जो एकेडमिक अकम्पलिशमेंट्स होते हैं, जो अपन बचपन से सर्टिफिकेट संभाल के रखते थे और कई बार फाइल लीक हो जाती थी पूरी की पूरी, वो सारा आपका रिकॉर्ड एज अ स्टूडेंट इस एक आईडी कार्ड में जमा होता जाएगा। मतलब अगर आप कल को जाके ये एक आईडी कार्ड देते हैं, ये 12 नंबर का आईडी कार्ड है, जैसे आधार कार्ड होता है उसी तरीके से 12 डिजिट का नंबर का आईडी कार्ड है ये। तो ये 12 डिजिट अगर आप अपने किसी को बताते हैं, फिर ऑथेंटिकेशन देते हैं, तो वहाँ पर आपके पूरा एकेडमिक रिकॉर्ड बचपन से लेके कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएशन तक जहाँ तक भी आपने पढ़ाई की है एक जगह पर रिकॉर्डेड हो जाएगा। दिस इज बेसिकली अनदर स्टेप टूवर्ड्स यूनिफिकेशन एंड डिजिटलाइजेशन प्रोसेस जो हर फील्ड में इस समय इंडिया में चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज़, भाई असम का ना एक फ्रूट होता है जो एक तरीके से आपको देख के समझ में आ रहा होगा, इट्स नींबू ओनली, बट वहाँ पे उसको बोला जाता है काजी नींबू के नाम से। ये बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में भी अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर ये आपको पाया जाएगा। इनफैक्ट 5 स्टार रेस्टोरेंट्स में ही ये पाया जाएगा, आपको छोटे कहीं ऐसे गली नुक्कड़ के रेस्टोरेंट्स में नहीं मिलेगा असम के अलावा कहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल होता है और असम ने इसको डिक्लेयर किया है अपना स्टेट फ्रूट। अब 2016 में ही इस फ्रूट को जीआई टैग मिल गया था। जीआई टैग क्या होता है, अगर इसके बारे में जानना है तो सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म देखेंगे। इसका फुल फॉर्म होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, ठीक है। तो ये एक तरीके का टैग होता है, इतना तो हमको समझ में आ गया, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। अब ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग से साबित क्या होता है या क्या पता चलता है, बेसिकली इस जैसे फ्रूट को जीआई टैग मिल गया है तो कहीं भी अगर ये काजी नींबू बेचेगा कोई भी इंसान तो उसको बेसिकली ये शो करना पड़ेगा, या आप एक तरीके से ऐसे समझ लीजिए कि जैसे ब्रांड्स होते हैं, है ना, तो अगर आपको टिक दिखता है तो आप उससे डायरेक्टली एसोसिएट करते हो कि ये एक पर्टिकुलर बहुत ही अच्छा ब्रांड है। इस ब्रांड का अगर जूता होगा या स्वेटशर्ट होगी तो वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होगी। सेम थिंग हैपन्स विद जीआई, जैसे कि दार्जिलिंग की चाय इज़ अ वेरी फेमस जीआई। अगर कोई आप नॉर्मल चाय पत्ती खरीदने जाओ तो शायद ना खरीदो, लेकिन कहीं चाय पत्ती पे लिखा रहे कि भाई ये दार्जिलिंग की टी है, तो आप क्या करते हो, तुरंत उसकी क्वालिटी एसोसिएट करते हो कि यार ये अच्छी ही होगी, क्योंकि ये उस एक पर्टिकुलर जगह से, उस एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लोकेशन से एसोसिएटेड है।
तो आप उसकी क्वालिटी उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन से एसोसिएट करके और फिर उसको खरीदते हो। तो कई बार कोई ऐसी चीज़ें जो एक्सक्लूसिवली किसी एक जगह या स्टेट में पाई जाती है ना, उनके ऊपर प्रोटेक्शन के तौर पे, ताकि कोई और जगह, कोई और स्टेट, कोई और सेलर ये काजी नींबू ना बेचने लगे अपना बोल के, इस प्रोटेक्शन को पाने के लिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग के लिए कई बार स्टेट्स अप्लाई करते हैं। इसी तरीके से अप्लाई किया था असम ने भी, और उनको 2016 में ही ये जीआई टैग मिल चुका है। बट अभी फिलहाल उन्होंने इसको स्टेट फ्रूट डिक्लेयर किया है एंड इट्स अ वेरी न्यूट्रिशियस फ्रूट। इट्स अ टाइप ऑफ लेमन ओनली, नींबू की ही स्पीशीज़ का पार्ट है, बट उसको बोला जाता है ये बहुत हाईली डाइजेस्टिव होता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी। आप जंक खाते हो, आप उटपटांग चीज़ें जब खाते हो तो बॉडी में आपके ना इन्फ्लेमेशन हो जाता है, आपके ऑर्गन्स में थोड़ी सूजन टाइप की आ जाती है। तो जब आप इसको कंज्यूम करते हो ना, इट इज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी, वो ये सब चीज़ों को अवॉइड या प्रिवेंट करता है। सो इट्स अ वेरी न्यूट्रिशियस फूड। ठीक है, कहाँ से बिलोंग करता है ये? असम से। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ भाई लोग, एक HEMS करके सिस्टमिक स्टेट ने स्टार्ट किया है विच इज़ उत्तराखंड। अब ये HEMS क्या होता है? HEMS इज़ हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस। तो भाई ऋषिकेश में एक एम्स है, एम्स हॉस्पिटल जो होता है AIIMS, तो ऋषिकेश में जो एम्स है वहाँ पर उनकी छत पर इस तरीके का अब से एक हेलीकॉप्टर पाया जाएगा, और वहाँ से इन केस पूरे स्टेट में कोई भी मेडिकल इमरजेंसी होती है इस तरीके की कि भाई ट्रैफिक में नहीं फंसना अफोर्ड कर सकते, इमरजेंसी मेडिकल की मान लो फ्लड आ गया, या मान लो किसी बिल्डिंग में आग लगी हुई है, या कुछ भी इस टाइप की मेडिकल इमरजेंसी आ गई जिसमें आप थ्रू रोड या इवन थ्रू फ्लाइट अफोर्ड नहीं कर सकते, कि तब भी टाइम वेस्ट हो जाएगा, आप जान नहीं बचा पाओगे, उस केस में ये जो HEMS है विच इज़ हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस, ये प्रोवाइड की जाएगी। बेसिकली आपके घर पर या आप जहाँ पर भी हो वहाँ पे ये हेलीकॉप्टर भेजा जाएगा और वहाँ से सीधा आपको एयरलिफ्ट करके हॉस्पिटल में लाया जाएगा। ये किस स्टेट में हो रहा है? दिस इज़ हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, इट्स हैपनिंग इन उत्तराखंड। ठीक है, और दूसरा कौन सी स्कीम? सरकार की एक संजीवनी स्कीम है जिसमें पूरे इंडिया में हेल्थ कवरेज सरकार एक्सपैंड करना चाह रही है, 100% हेल्थ कवरेज देना चाह रही है। तो एक संजीवनी स्कीम है जो कि बहुत सारी चीज़ों को कवर करती है, हम कभी और किसी और लेक्चर में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इस संजीवनी स्कीम के अंडर ये HEMS चीज़ लॉन्च की गई है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है कि भाई ये HEMS या हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस किस स्कीम के अंडर लॉन्च की जा रही है, तो आपको बताना पड़ेगा दिस इज अंडर संजीवनी स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जिस पे काफ़ी ज़्यादा बवाल भी मचा था, इस सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया है हाल ही में कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, स्पेशली टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 19(1)(a। तो भाई इसमें बात क्या होती है? सबसे पहले तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स होता क्या है? इलेक्टोरल बॉन्ड्स बेसिकली एक जरिया होता है, अगर हम एकदम लेमैन लैंग्वेज में समझें, अगर हम लॉ में ना जाएं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक जरिया होता है जिसके थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज़ को उनकी फंडिंग मिलती है। अब पॉलिटिकल पार्टीज़ को फंडिंग मिलने के ना बहुत सारे तरीके होते हैं। उन तरीकों में से एक हो जाता है कि कई बार कॉरपोरेशंस देती हैं, मतलब कंपनीज, कई बार इंडिविजुअल्स देते हैं। तो ये बहुत सारे बेसिकली तरीके होते हैं जिसके थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज़ को फंडिंग मिलती है। अब पॉलिटिकल पार्टीज़ को फंडिंग की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? उनने जो भी प्रोमिसेस किए हैं, उनने जो भी उनको बेसिकली प्रचार प्रसार भी जो करना है इलेक्शन से पहले, जो आप देखते हो ना बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं, फिर ऑटो में स्पीकर बज रहा है और ये पूरा का पूरा एडवर्टीजमेंट जो सब कुछ हो रहा होता है, इसमें खर्चे लगते हैं। इस चीज़ के लिए अब वो कोई ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं, वो कोई प्रोडक्ट तो बेच नहीं रही है जो इन रिटर्न वो बिजनेस कर रहे हो, कमा रहे हो, उनको फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है। और ये बहुत सारे तरीक़ों से पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास फंडिंग आती है। उनमें से एक जो बहुत बड़ा ज़रिया था, दैट यूज्ड टू बी इलेक्टोरल बॉन्ड्स। बीजेपी की ऑलमोस्ट 52% से भी ज़्यादा फंडिंग सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड से आती थी। ठीक है, तो ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है। अब ये वर्क कैसे करता है? मान लीजिए कोई एक इंडिविजुअल हमारे और आपके जैसा, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, ये जाएगा
किसके पास जाएगा ये? ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूट के पास, जिनको अलाउ किया है गवर्नमेंट ने कि आप इलेक्टोरल बॉन्ड इशू कर सकते हो। इंडिया में ये चीज़ सिर्फ अलाउड है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को करना। तो ये SBI के पास जाएगा, इनसे बॉन्ड खरीदेगा। अब बॉन्ड कितने का खरीद सकते हैं? बॉन्ड खरीदा जा सकता है 1000 से 1 करोड़ रुपए तक के डिनोमिनेशंस का। 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख से लेकर 1 करोड़ इन डिनोमिनेशंस के बॉन्ड्स खरीदे जा सकते हैं। तो ये बॉन्ड खरीदेगा, उसको एक इंस्ट्रूमेंट मिल जाएगा, एक कागज़ मिल जाएगा और रिटर्न में ये उतने पैसे देंगे। ठीक है, बॉन्ड्स की अब एक मैच्योरिटी डेट होती है, जब वो डेट आ जाती है ना, तब आपका रिडीम हो जाता है जो भी आपने पैसे दिए हुए हैं विद इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये SBI के पास जाकर ये बॉन्ड्स, इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदेगा और इन रिटर्न जो इसने पैसे दिए हैं वो चीज़ चली जाएगी विच एवर पॉलिटिकल पार्टी ही वॉन्ट्स टू फंड, उनके पास। अब यहाँ पे पूरा का पूरा इशू क्या आ रहा था? सुप्रीम कोर्ट ने बोला, विच वॉज जो ये बेंच बैठी थी, इट वॉज हेडेड बाय हमारे चीफ जस्टिस जो है अभी, जस्टिस DY चंद्रचूड़। ठीक है, इट वॉज लेड बाय हिम। इन्होंने क्या बोला कि ठीक है ये तरीका सही है, लेकिन एटलीस्ट पीपल हैव द राइट टू नो। पीपल मतलब हमारे और आपके जैसे, ज़रूरी नहीं है बॉन्ड खरीदा हो, बट पीपल हैव द राइट टू नो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास जो ये फंडिंग जा रही है ये कहाँ से आ रही है। अब यहाँ पूरा का पूरा जो लफड़ा हो रहा है ना इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड, इज़ हैपनिंग बिकॉज इलेक्टोरल बॉन्ड दिए जाते हैं या खरीदे जाते हैं अनोनिमसली। एनोनिमसली मतलब नाम नहीं पता होता कि ये इतने 1000 रुपए का, 10,000, 1 करोड़ का किसने खरीदा है, बस पैसे आ जाते हैं। तो ये अनोनिमसली होता है, पता नहीं होता कहाँ से पैसे आ रहे हैं। एंड पीपल या सिटीजन्स हैव अ राइट टू नो कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके पास फंडिंग एग्जैक्टली कहाँ से आ रही है। तो उन्होंने बोला आर्टिकल 19(1)(a) के अंडर इस चीज़ को हम डिक्लेयर करते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सिंपल जो उन्होंने एक रीज़न दिया इज बिकॉज पीपल हैव अ राइट टू नो। ठीक है, यू कैन टेल मी इन द कमेंट्स बिलो व्हाट योर ओपिनियन ऑन दिस इज, क्योंकि इससे बहुत बड़े लेवल पर एक डिस्टर्बेंस आने वाला है, खासतौर पे जो अभी हमारे असेंबली के इलेक्शंस इसी साल होने भी वाले हैं। तो यहाँ जो एक बड़ा चंक ऑफ फंडिंग आने वाला था, उस चंक या सोर्स को ही सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है। तो दिस इज़ अ ह्यूज थिंग या ह्यूज चेंज। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ भाई लोग वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत छोटी सी न्यूज़ है कि कर्नाटका हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट विथ हाइएस्ट नंबर ऑफ EV चार्जर्स। अच्छा, दिस इज़ नॉट सरप्राइजिंग क्योंकि कर्नाटका ही या रादर बेंगलुरु ही वॉज अ पायनियर इन EV। सबसे पहला जो EV से रिलेटेड पॉलिसी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उससे रिलेटेड पॉलिसी भी कर्नाटका ही लेकर आया था, विच वॉज इन 2019 फर्स्ट एवर इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी। तो वहाँ ऑलरेडी डेवलपमेंट बहुत पहले से स्टार्ट हो चुका है रिलेटेड टू EV। तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि दिस इज़ नथिंग, दिस डज नॉट कम एज अ सरप्राइज एट ऑल कि हाईएस्ट नंबर ऑफ EV के चार्जिंग स्टेशंस इंडिया में आर इन कर्नाटका। EV चार्जिंग स्टेशंस 2 व्हीलर भी और 4 व्हीलर भी। अभी फिलहाल में आप 2 व्हीलर की EV चार्जिंग स्टेशंस देखें तो आपको बाकी मेट्रो सिटीज़ में भी काफ़ी मिल जाएंगे, इवन फॉर दैट मैटर इन पुणे। बट वहीं आप 4 व्हीलर का ढूंढने जाते हैं तो आपको उतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे। प्लस बहुत सारे चार्जिंग स्टेशन, जैसे आई पर्सनली नो बिकॉज आई ऑल्सो हैव EV, तो कई बार ऐसा होता है कि चार्जिंग स्टेशंस हैं एक्सक्यूज मी, बट किसी काम के नहीं है बिकॉज दे आर नॉट ऑपरेशनल। तो दैट इन दैट केस उस शहर की रेटिंग ना थोड़े कम चली जाती है या उस स्टेट की रेटिंग नीचे चले जाती है। बट यहाँ पे लिस्ट में टॉप किया है कर्नाटका ने। एंड कमिंग ऑन टू द लास्ट न्यूज़ भाई लोग, ये तो आपने सबको पता है, मोदी जी गए थे UAE रिसेंटली इनॉग्रेट करने के लिए अ ग्रैंड हिंदू टेम्पल, जो कि BAPS स्वामी नारायण संस्था ने पूरा का पूरा इसकी जिम्मेदारी ली थी और उन्होंने पूरा इनॉग्रेशन कंस्ट्रक्शन वगैरह किया था या करवाया था। तो ये, और कंस्ट्रक्शन कंपनी कौन सी थी? कंस्ट्रक्शन कंपनी वॉज L&T, वेरी फेमस कंपनी एंड वेरी रेलिवेंट इन दिस ईयर, विच इज़ लार्सन एंड टर्बो। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि राम मंदिर का भी कंस्ट्रक्शन की जिम्मेदारी इसी कंपनी को दी गई थी। ठीक है, इट्स अ कंस्ट्रक्शन कंपनी, अ वेरी बिग नेम इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, इनको दी गई थी। इन्होंने ही यहाँ पर इस मंदिर का भी कंस्ट्रक्शन किया है। ठीक है, तो ये मंदिर की बात एक्चुअली में PM मोदी जब 2015 में विजिट करने के लिए गए थे ना UAE, तब ही इस चीज़ की बात हो गई थी फाइनलाइज। उन्होंने प्रस्ताव रखा था और वहाँ जो उनके प्रेसिडेंट है
मिस्टर अल नहयान या शेख अल नहयान उनको बोला जाता है, अल शेख नहयान, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ यूएई, कि ठीक है इस तरीके की चीज़ करेंगे। फिर फाइनली 2015 के बाद 2019 में जाकर इस मंदिर का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था और अभी जाकर फाइनली इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद 2024 में फरवरी में जाकर इसका इनॉग्रेशन हुआ है। अच्छा, एक वेरी इंटरेस्टिंग टिडबिट, इस मंदिर में ना 7 श्राइन्स हैं, 7 डिफरेंट श्राइन्स हैं। तो ये स्पेसिफिकली 7 क्यों? क्योंकि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के आपने नाम पे ध्यान दिया होगा, तो इट्स एक्चुअली यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। डिफरेंट किंगडम्स या जिनको हम एमिरेट्स कहते हैं वो एग्जिस्ट करते थे, उन्होंने एकजुट होकर एक पूरी कंट्री बनाई जिसको हम यूएई कहते हैं। तो वो एमिरेट्स पता है 7 थे, देर आर 7 एमिरेट्स इन यूएई। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए 7 श्राइन्स इन द टेम्पल बनाया गया। Not just this, it is also one of the largest temple in the entire Middle East area. Middle East area में वैसे भी मंदिर बहुत ही कम है, but again it is a huge temple. So guys, with this we are done with the most important current affairs of this week. हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीक अगेन ऑन ट्यूसडे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अगले आने वाले वीक में पूरे के पूरे में क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होने वाली हैं। तब तक के लिए ऐसे कुछ और इन्फॉर्मेटिव पर्टिकुलर वीडियोस के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा यूट्यूब चैनल विच इज़ यस अकेडमी फॉर लॉ। और अगर आपको छोटे छोटे रील्स, छोटे छोटे 1 मिनट के अंदर के टिडबिट्स जानने हैं रिलेटेड टू व्हाट ऑल इज हैपनिंग, सो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर इंस्टाग्राम चैनल जिसका नाम है येस डेली। सो आई गेस आई विल सी यू गाइज अगेन नेक्स्ट वीक विद द सेम ज़ील।